जयपुर ब्लास्ट में 11 साल बाद कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने 5 में से 4 को दोषी करार दिया है। इस इंसाफ में 11 साल का लंबा वक्त लगा, जिसके कारण लोग इसे आधा अधूरा इंसाफ कहने से भी गुरेज नहीं कर रहे। लोगों को ऐसा क्यों लगता है, देखिए इस रिपोर्ट में। 13 मई साल 2008 सीरियल ब्लास्ट, 70 की मौत, 185 घायल, 4 दोषी 1 बरी। 11 साल बाद फैसला, आधा अधूरा इंसाफ। 13 मई साल 2008 को जयपुर में हुए सीरियल बम ब्लास्ट केस में अदालत ने 4 को दोषी करार दिया है, जबकि मोहम्मद शाहबाज हुसैन को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। विशेष अदालत ने जयपुर के सेंट्रल जेल में बंद 4 आरोपियों मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर, मोहम्मद सलमान और सैफुर रहमान अंसारी को दोषी करार दिया है। गौरतलब है कि इस केस में 11 आरोपी थे, जिनमें से 5 जयपुर की जेल में बंद हैं, जिनके खिलाफ कोर्ट ने फैसला सुनाया है, जबकि एक आरोपी आरिस खान उर्फ जुनैद दिल्ली पुलिस की हिरासत में है। वहीं मिर्जा शादाब बैग उर्फ मलिक, साजिद बड़ा, मोहम्मद खालिद अब भी कानून की गिरफ्त से दूर है, जबकि 2 आरोपी मोहम्मद आतिफ अमीन उर्फ बशीर और छोटा साजिद बाटला एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। इस फैसले को अधूरा इंसाफ बताया जा रहा है कि ये 100% एक्विटल का केस था, बरी होने का केस था। सरमाइजेज और कंजेक्चर्स के बेसिस पर सजा नहीं की जा सकती। सरकमस्टेंशियल एविडेंस है, डायरेक्ट कोई एविडेंस नहीं है। तो सरकमस्टेंशियल एविडेंस के लिए पुलिस के लिए ये जरूरी होता है। ये सुप्रीम कोर्ट के एक नहीं 20 जजमेंट से हमने पेश किए हैं कि जहां से चेन शुरू होती है। इनका कहना यह है कि हमने 11 तारीख को बटला हाउस के अंदर सब ने मिल करके वहां पर एक प्लान बनाया। हमने बटला हाउस का किरायानामा पेश किया है जो अगस्त 2008 का है, और ये कहते हैं कि 11/5/2008 को हमने वहाँ पे मीटिंग की। पॉसिबल ही नहीं है। अब सवाल ये उठ रहा है कि 4 जगहों पर रखे बम ब्लास्ट पर फैसला आ गया, लेकिन बाकी 4 जगहों पर बम रखने वाले कौन थे? एक सवाल ये भी है कि शाहबाज कैसे बरी हो गया? यहाँ पुलिस से कहाँ गलती हो गई? इसके साथ ये भी सवाल है कि आरिस खान का प्रोडक्शन वारंट क्यों नहीं लिया गया? फैसला जरूर आ गया है, लेकिन अभी भी ये अधूरा ही है, क्योंकि पूरा इंसाफ बाकी है। काफी इंतजार के बाद भी कई आरोपी गिरफ्त से बाहर हैं। फरार आरोपियों को कब सजा मिलेगी ये कह पाना मुश्किल है, इसलिए इसे आधा अधूरा इंसाफ माना जा सकता है। करीब 11 साल के लंबे इंतजार के बाद आज जयपुर बम ब्लास्ट के मामलों में फैसला आ गया। अदालत ने 4 आरोपियों पर दोषी माना, वहीं एक आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। इसके साथ ही 3 आरोपी अभी भी एटीएस की गिरफ्त से दूर चल रहे हैं। ऐसे में क्या ये पूरा न्याय कहलाएगा? लोग इसे अधूरा न्याय कहने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। कैमरा पर्सन बलवीर सिंह के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। और इस वक्त मेरे साथ 2 गेस्ट जुड़ रहे हैं, जिनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। रवि नैयर जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और श्रीचंद जी विशेष लोक अभियोजक, न्यायालय जयपुर बम ब्लास्ट केसेस। मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। रवि नैयर जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो कुछ भी फैसला आया, मैं उससे खुश तो हूं, पर सेटिस्फाइड नहीं हूं। क्या आप सेटिस्फाई हो पाए हैं? नहीं सर, मैं भी आपकी तरह ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि 11 साल हो गए। और क्यों कई बार ये कहा जाता है कि इंसाफ में अगर देरी होती है, न्याय मिलने में देरी होती है, तो वो न्याय में मज़ा नहीं आता। क्योंकि अगर इन दोषियों को तुरंत सज़ा दी गई होती, मेरे को भारत की कानून व्यवस्था पे पूरा भरोसा है, मगर जो लचर कानून व्यवस्था है, इतनी देरी, इसमें आम जन का मन को दुख होता है। अगर इनको तुरंत सज़ा दी गई होती तो बहुत सारे अपराधियों के जो हौसले बढ़े, वो हौसले नहीं बढ़ते। लेकिन ज्यादा से ज्यादा 90 दिन बात तो बहुत साफ है भारतीय न्याय व्यवस्था में कि 100 दोषी भले ही छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, और इस लिहाज से कई चीजें लंबी खिंच जाती हैं। लेकिन साथ ही ये भी कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मैं कह रहा हूं यहां पर जस्टिस डिले जरूर हुआ है, लेकिन पूरा नहीं है। जब तक वो 3 जिन तक कानून के लंबे हाथ नहीं पहुंच जाते, वो कहीं घूम रहे होंगे, तब तक तो जख्म हरे ही रहने वाले हैं। जी जी, मगर जो पकड़े गए थे उन लोगों को सजा तो हो ही जानी चाहिए थी। अब एक दोषी का बच जाना
तो ये भी थोड़ा शक पैदा करता है ऐसा क्यों हुआ, ऐसी क्या कमजोरी रह गई हमारी कि उसके जो उसके खिलाफ सबूत थे वो कमज़ोर रह गए, वो क्यों दोषी, क्योंकि न्यायालय तो फैसला सबूतों के आधार पे करती है, तो कोई ना कोई तो कारण रह गया। और अगर उस टाइम ये पकड़े गए तो मैं ये मान के चलता हूँ तो ये दोषी थे, और इन्होंने पूरे जयपुर को नहीं पूरे देश को हिला के रख दिया था। 8 जगह धमाके होना और लगभग 100 के करीब लोगों को मारे जाना, जो 100 के करीब लोग जख्मी हुए हैं उसमें से भी आधे लोगों को मैं जानता हूं जिनका जीवन को जीवन नहीं है, बहुत दयनीय जीवन जी रहे हैं। किसी का कोई अंग खराब हो गया, किसी का कोई अंग खराब हो गया, पूरे परिवार के ऊपर निर्भर हैं, कई लोग बोलने सुनने की क्षमता ही खो गए। तो इसलिए फिर भी चलो न्याय मिला है, और अभी तो हम यही प्रार्थना ईश्वर से करते हैं कि इनको कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए। बिल्कुल। श्रीचंद जी, बहुत से सवाल हैं, लेकिन मैं शुरुआत इस सवाल से करना चाहता हूं कि जब 5 में से एक व्यक्ति बरी हुआ, वो बरी क्यों हुआ इस पर मैं बाद में जाऊंगा, लेकिन इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए ये मामला ऊपरी अदालत में जाता है तो बाकी के 4 जो दोषी पाए गए उनमें से कोई फायदा उठा सकता है? नहीं, बाकी के 4 दोषी जो दोष सिद्ध हुए हैं उनमें से शायद ही कोई ऊपर फायदा उठा पाए, क्योंकि 120 आईपीसी का आरोप जो इनको किया है, आपसी षड्यंत्र का इनको चार्ज लगाया था, उसमें इनको षड्यंत्र का दोषी माना है, इसलिए इनमें से ऊपर किसी को फायदा मिलने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन सर, जैसे जो 5th एक्यूज्ड था शाहबाज हुसैन, वो लैक ऑफ एविडेंस की वजह से छूटा है, जबकि इसका मतलब यह है कि प्रोसिक्यूटर इस बात पर फेल हो गए कि वो चार्जेस को प्रूव कर पाते। क्या चार्जेस थे उस पर? ईमेल भेजने का और ब्लास्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने का। अब इतना स्पष्ट चार्ज, मतलब अगर आम समझ में देखूं तो ईमेल ट्रेस किया जा सकता है, आईपी एड्रेस से पकड़ा जा सकता है वो था कि नहीं, इसके बाद भी प्रूव नहीं कर पाए, तो फिर नहीं, ये प्रूव नहीं कर पाए। ये तो देखो, जैसी फाइल में एविडेंस आई थी हमने तो उसको वेटर से वेटर किया था। अब किस जगह पे खामी रही थी, इन्वेस्टिगेशन के बिंदु पे रही होगी, उसको जजमेंट में क्या आया है उसको हम जजमेंट को पढ़ने से ही तो अंदाज़ा लगाएंगे कि किस जगह खामी रही थी, और खामी रही होगी तो उसको देखेंगे फिर, और उसको अपन अपील के बिंदु पर देखा जाएगा। सर, एक बात और जो मैं समझना चाहता हूं, ये जो शाहबाज हुसैन है, सेंडिंग एन ईमेल एंड टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ब्लास्ट, इस पर यही चार्जेस थे। इन्वेस्टिगेशन में इन 2 पॉइंट्स में कमी कहां रह सकती है? आपने अपनी तरफ से मजबूत कोशिश की, चलिए मैं मान लेता हूं, लेकिन इसके बावजूद भी कहां कमी रह सकती है इन 2 सिंपल से चार्जेस में? नहीं, ईमेल इसने किया शहबाज हुसैन ने, ऐसी क्या है कि न्यायालय ने डायरेक्ट एविडेंस नहीं मानी। ये ईमेल शहबाज हुसैन ने माना, तो ये डायरेक्ट एविडेंस से लिंक नहीं हो पाया। इस आधार पर न्यायालय का कहना है कि डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिली और इसलिए इसको तो क्या इन्वेस्टिगेशन टीम उसे पुख्ता नहीं कर सकती थी? आपके लिहाज से अगर आपको सजेस्ट करना होता है इन्वेस्टिगेशन टीम को इसे पुख्ता करने के लिए, तो वो क्या कर सकती थी? सवाल नंबर 1। और सवाल नंबर 2 ये भी है कि एक आरिस खान, उसका प्रोडक्शन वारंट ही इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने आपसे संपर्क नहीं किया कि चलिए उसका प्रोडक्शन वारंट लेते हैं और अपनी बात को और मजबूत करते हैं। क्यों? आपके जरिए कोर्ट में वो उसका प्रोडक्शन वारंट मांग सकते थे। मांग सकते थे, लेकिन ये लुकआउट उनका था, उन्होंने क्यों नहीं किया ऐसा, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। चलिए, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ अब और गेस्ट भी यहाँ पर जुड़ रहे हैं। अभी तक की जो स्थिति है उसके हिसाब से हमने देखा कि जब तक वो जो 3 शख्स हैं जो अभी भी कहीं पर खुलेआम घूम रहे हैं, जब तक वो नहीं पकड़े जाते और वो भी इंसाफ की प्रक्रिया से नहीं गुजरते, तब तक जख्म हरे रहेंगे, जख्म भरना शुरू नहीं हो पाएगा। पैकर फारूक जी बचाव पक्ष के वकील थे, वो भी अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पैकर साहब, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे साथ न्यूज़ 18 राजस्थान में। थैंक यू। मैं कहना ये चाहता हूं, देखिए, हमारी न्यायिक प्रक्रिया बेहद सिंपल से फंडे पर चलती है कि 100 दोषी भले ही छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष नहीं फंसना चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ। बिल्कुल। तो पैकर बिल्कुल साहब सही कह चलिए रहे हैं ठीक है, एक बरी हो गया, लेकिन 4 तो दोषी पाए गए और उन पर बहुत ही साधारण जी। और हल्की भाषा में कहूं तो पेटी पैक केस है। ये देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, इसमें मुझे बहुत ही इस बात का दुख है कि जयपुर जैसे शांतिपूर्ण जयपुर में ये 13/5/2008 को 8 जगह ब्लास्ट हुए और बेगुनाह लोग जिनका कोई कसूर नहीं था वो 70 तो मारे गए और 185 घायल हुए। ये जयपुर की तारीख में सबसे कलंकित दिन था। ठीक। मैं जयपुर का रहने वाला हूं, मुझे इस बात का बहुत दुख है, लेकिन मैं ये अर्ज करूं आपसे कि हमारा इन्वेस्टिगेशन का जो तरीका है ना पुलिस का, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे अरुण मिश्रा जो आज 2 नंबर के सुप्रीम कोर्ट जज हैं, इन्होंने यहाँ पे सेंट्रल कॉन्फ्रेंस हुई थी एक जुडिशियल ऑफिसर्स की, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ पे जितने केसेस होते हैं पुलिस के जरिए से बनाए जाते हैं 65% फर्जी केसेस होते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के 2 नंबर के जज ने कहा था ये बात। ठीक है। और ये बात कई बार रिपोर्ट में भी आ चुकी है। जो पिछली बार के कटारिया साहब हमारे होम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी अपने बयान के अंदर असेंबली में ये बात कही थी कि हाँ झूठे केस हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं। तो पुलिस किस तरह से अरेस्ट करती है और उसके बाद फिर एविडेंस तैयार की जाती है। फॉरेन कंट्रीज में ये होता है कि पहले एविडेंस तैयार की जाती है। लेकिन और सर जब उनके देखिए, मैं पास आपको एक बात बताऊं, भारतीय न्याय व्यवस्था में ऐसे कई केसेस भरे पड़े हैं जिनमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को ही फाइनल एविडेंस माना गया। तो ऐसा नहीं है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बहुत ही हल्के या थोथे होते हैं। मैं भी मानता हूं, लेकिन एक बताऊं, एक कानून जो है ना सुप्रीम कोर्ट का भी और हाई कोर्ट जजेस का भी ये कहना है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में जहां से शुरू होता है वहां आखिर तक में चेन जो है ना कहीं टूटनी नहीं चाहिए। मैं आपको अगर उदाहरण दूं ना यहाँ पे, तो हर चीज के अंदर जो है इफ्स एंड बट्स हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं अगर डिटेल में जाना चाहूं तो आप मुझे अगर इजाजत दें 5 मिनट के लिए, मैं बता दूं आपको। सर 1-2 तो एग्जाम्पल दीजिए ताकि मैं आपसे सवाल पूछ सकूं। एक आध एग्जाम्पल दीजिए ताकि मैं सवाल जी बिल्कुल, एक एग्जाम्पल में जी मैं एक ही एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। देखिए सबसे पहला जो है वो है शाहबाज का केस। शाहबाज के ऊपर जो एलिगेशन लगाया वो इस बात का लगाया कि आप इंडियन मुजाहिदीन के सदस्य हैं और इंडियन मुजाहिदीन की तरफ से इन्होंने ईमेल किया। अब ये जो बेसिस था जिसके बेसिस पर सारी की सारी कार्रवाई आगे की गई है, इसका मतलब ये है कि इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों ने काम किया है सारा का सारा ब्लास्ट का। लेकिन उसको बरी कर दिया कोर्ट ने, कहा कि इसके खिलाफ कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। लेकिन 4 के खिलाफ तो माना है ना, 4-5 पैकर साहब ठीक है। देखिए हर किसी को बचाव का मौका मिलना चाहिए न्यायिक व्यवस्था में, लेकिन कोई तो दोषी होगा ना सर। अब 4 लोग अगर दोषी पाए गए और जयपुर को लगता है कि हाँ हमारे 4 गुनहगारों को सजा होने वाली है, तो वो गलत कहां सोच रहे हैं। किसी ने तो वो ब्लास्ट करवाए ही थे ना। अरे साहब अखबार के अंदर, अगर आपने अखबार के अंदर कल देखा हो तो कल ही आ गया था ये तो कि इनको सजा होने वाली है। यानी इनको पहले से ही कोर्ट ने कह दिया था कि अखबार वालों को कि सजा होने वाली है। जजमेंट तो आज सुनाया जाने था। नहीं, मैं आपको बताता हूं। देखिए मैं आपको बताता हूं हमारे यहाँ की न्यायिक प्रक्रिया जो है ना सर, वो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आती है। जैसे मैं कहूं कि अगर आपको मैं बताता हूं 100 में से 90 लोग, रवि साहब इस बात पर मुहर भी लगाएंगे। रवि साहब, बहुत से लोगों को शायद ये पता भी नहीं होता कि पुलिस ने जो चार्जशीट फाइल की है वो वकील के जरिए उस पर बहस की जाती है। उनको लगता है कि नहीं कोर्ट में सिर्फ बहस होती है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि कानून की जो पेचीदगियां है वो आम लोग नहीं समझते हैं, तो कई बार फ्लो में ये हो जाता है कि लोग मान लेते हैं फैसला क्या होगा। जब फैसला तो ऐसा है ना कि नहीं एविडेंस के बेसिस पर होता है। मैंने ये बात रवि नैयर जी से कही है, मैं रवि नैयर जी से बातचीत कर रहा हूं। मैं आगे भी आपके पास आऊंगा। हाँ रवि जी। देखिए सर, फैजल साहब अपने जो इनके पक्ष जिनके पक्ष ले रहे थे उनके वकील हैं, तो इनको ये तो पक्ष लेंगे ही। मेरा ये कहना है कि हिंदुस्तान की 130 करोड़ की आबादी और राजस्थान की 7 करोड़ की आबादी, क्या जयपुर में अपराधी कम थे पुलिस का पास जो जिनको वो लिफ्ट नहीं कर सकते थे? आजमगढ़ से पकड़े जिसका बैकग्राउंड बहुत खराब रहा, लखनऊ से पकड़े और वो अपराधी पकड़े जो वास्तव जानून थे। अगर पकड़ने होते तो एक ही दिन में, अगर पुलिस ने ये काम करना होता तो पुलिस के पास तो बहुत सारे ऐसे अपराधी होते जिनसे पुलिस छुटकारा पाना चाहती है, जहां तक मैं सोचता हूं, और उनके भी तो दोष लगा सकते थे। एक्चुअली ही जो दोषी लोग थे उनको पकड़ के पुलिस ने 2 साल लग गए पकड़ने में। पकड़ना पुलिस की बदनामी हो रही थी कि नहीं पकड़े जा रहे अपराधी।
मगर पुलिस को पकड़ने में भी 1.5-2 साल लग गए। और एक तो बाटला हाउस को जो एनकाउंटर हुआ उसमें पकड़ा गया, वहीं से सारे के सारे खुले। तो इसका मतलब इतना तगड़ा एनकाउंटर था, वो उसको फर्जी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, और उसमें अगर वो नहीं पकड़ा जाता तो ये केस ही नहीं खुलता। तो श्रीचंद केस ही बनाना होता तो श्रीचंद जी से बहुत से ऐसे बिल्कुल रवि साहब, लेकिन श्रीचंद जी मैं फिर कह रहा हूं, आपके कॉन्फिडेंस के पीछे वजह क्या है कि अगर ये मामला ऊपरी अदालत में जाता है तब भी जो आज फैसला हुआ है वो सस्टेन कर जाएगा? ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के नाम पर लूप होल्स पैकर साहब भी गिना रहे हैं, और मैंने भी आपसे कहा कि आपको जो चार्जशीट सौंपी गई उसी पर आपको केस बनाना था, और उसमें कुछ कमियां तो हैं। आप भी दबे शब्दों में तो ये बात मान ही रहे। नहीं, इतनी कमियां नहीं है जितनी आप बताना चाह रहे हो। शहबाज के बारे में मैं कमियां बता रहा हूँ। बाकी के जो 4 मुलजिम हैं जिनमें सैफुर रहमान, सरवर आजमी, सैफ और सलमान, इनके विरुद्ध इतनी एविडेंस है कि वो न्यायालय ने उनको सही दोषी किया है। उसके लिए मैं कतई कॉन्फिडेंटरी हूँ। हाँ, नहीं तो मैं यही पूछ रहा हूँ, उनके विरुद्ध फाइल पर इतनी एविडेंस है। सर जैसे वो कहते हैं ना ताबूत पर वो अंतिम किला ठोका जाता है, मैं कह रहा हूं इस केस में ऐसा वो कौन सा फैक्टर है जो कम से कम इन 4 लोगों को आगे भी सेम फेट से गुजरने पर मजबूर कर दे? नहीं, इनको ऐसा किया है ना, जहां से इन्होंने साइकिल खरीदी है ना, उन लोगों ने इनको आइडेंटिफाई किया है। और इन्वेस्टिगेशन में एजेंसी ने ये भी किया है कि उन्होंने भी उस को वहाँ दुकान पे ले गए कि उन्होंने मुलजिमों ने एडमिट किया है कि हमने यहाँ से साइकिलें खरीदी हैं। ठीक है। और मुलजिमों ने ये भी एडमिशन किया है कि हमने इस स्थान पर बम ब्लास्ट किए थे, यहाँ साइकिल मैं बम के रखी थी। तो ऐसी गुंजाइश नहीं है कि उनको ऊपर फायदा मिल सके। ठीक है, तो पैकर साहब आप जितनी भी बातें रख रहे हैं, आप जितनी भी बातें कह रहे हैं, एक दूसरा मौका मिलेगा सजा पर बहस के दौरान जब क्वांटम ऑफ पनिशमेंट तय होगी, उससे भी मोटे तौर पर तो अंदाजा हो जाएगा कि 4 कितने दोषी हैं कितने नहीं। नहीं, वो तो एक अलग बात है। लेकिन मैं एक, इन्होंने श्रीचंद जी ने एक बात कही, उसके लिए मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि साइकिलें खरीदने वाली जो बात है, ये साइकिलें खरीदने वाली बात तो है किशनपोल बाजार के अंदर पुलिस वालों के डर से, जो चाहो आप बिल बनवा लो, बिल बनाए गए हैं। ये देखिए, मोहम्मद सरवर के नाम से बिल बनाए एक, पुलिस कहती है कि 13/5/2008 को इसने आकर के साइकिल खरीद, बिल बन रहा है 12/5/2008 का, फ्रेम नंबर है बिल के अंदर IO 23/625, और साइकिल जो रिकवर करके लाते हैं जिसके लिए कहते हैं कि साहब इसने की वो 10/42/625 आपने रखी होगी। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या इस तरह की एविडेंस के बेसिस पर आप सजा कर देंगे? ये पता नहीं चल जाएगा कि आखिर इन 4 पर केस कितना मजबूत बना है? ये तो बात की बात है, कल देखेंगे हम। कल कंटेंट के ऊपर भी हमें जो आर्ग्यूमेंट्स करने हैं वो हम करेंगे। लेकिन मैं तो एक बात ही बताना चाहता हूं आपको कि 11 तारीख को जयपुर आने का कोई एविडेंस नहीं, वापस जाने का कोई एविडेंस नहीं, 13 तारीख को यहां आने का कोई एविडेंस नहीं, वापस जाने का कोई एविडेंस नहीं। आप ये कहते हैं शताब्दी एक्सप्रेस से इन्होंने सफर किया, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए रेलवे स्टेशन के ऊपर, सीसीटीवी कैमरों और कॉमा की गुंजाइश ना हो, इसीलिए हम ये कह भी रहे हैं कि ये जो इंसाफ हुआ है, 4 लोग दोषी पाए गए हैं, अभी भी कुछ फरार हैं और कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये इंसाफ अधूरा महसूस हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।